कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, कैसे धातु का परिवर्तन किया जा सकता है, और अधातु क्या कार्य करती है, उसको कहाँ प्रयोग किया जाता है, और वह विद्युत की सुचालक है या नहीं है, ऊष्मा की सुचालक है नहीं है, हमने कल ये जाना, और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसमें क्या कारण है। आज हम पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी। इसमें लिखेंगे, इसे हम सक्रियता श्रेणी या संबंधित धातु क्रम भी बोलते हैं, या ये या संबंधित जानते हो, एक धातु जब दूसरी धातु से क्रिया करती है ना, धातु से जब क्रिया करती है तो उनमें से क्या संबंध होता है कि जो क्रिया कर सके, क्रियाशील बन सके, समझते हो, नहीं तो संबंध नहीं कर सकती। तो लिखेंगे अभिक्रियाशीलता के आधार पर, अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। हाँ, तो लिखेंगे ये निम्न प्रकार के होते हैं। आपको ऐसी उदाहरण है सामान्य उसमें श्रेणी क्रम में, ठीक है। इसमें लिखते हैं ये धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। ये क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील। हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, ठीक है। और बच्चों जो आपकी अगर कोई कहे कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु है, जो सबसे अधिक क्रियाशील होती है, तो हमारी सबसे अधिक क्रियाशील होती है ये 5 धातु ऊपर की, ये होती है सबसे अधिक। समझ रहे हो, जो सबसे अधिक क्रियाशील होती है ये 5 प्रकार की होती है। अब है दो लिखेंगे हाइड्रोजन से कम क्रियाशील, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु बताइए कौन कौन सी है। Cu, Hg, Au और कौन सी है Ag, और है Ag, ठीक है। Cu, Hg, Ag और Au ये क्या होती हैं,
हाइड्रोजन से कम क्रियाशील। कम क्रियाशील। बताइए। कॉपर, मरकरी, गोल्ड और सिल्वर, है ना। चलिए आगे लिखेंगे। सक्रियता श्रेणी के प्रमुख उपयोग। सक्रियता श्रेणी के प्रमुख उपयोग। श्रेणी के प्रमुख उपयोग। हाँ उपयोग, इसमें लिखेंगे इसकी सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा, इसकी सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन, अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापन कर पाने की जानकारी प्राप्त की जाती है। अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापन कर पाने की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, इस श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन क्या है, देखो भाई इस क्रम में, यानी कि पीबी से तो नीचे है और सीयू से ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है ना। तो ये कह रहा है जो हाइड्रोजन से ऊपर, क्या लिखा, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। हाँ, वे अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, वे अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं और जो नीचे हैं वे लिखेंगे विभिन्न धातुओं की सक्रियता की तुलना करते हैं, धातुओं की सक्रियता की तुलना करते हैं। ठीक है, लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई, क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई, कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई लोहे की कील पर तांबा जंग लगता है, कील पर तांबा जंग लगता है, कील पर तांबा जंग लगता है। इसमें लिखेंगे क्या कारण है, कारण बताना पड़ेगा ना, तो वो जो है देखिए एक बार इस पे इंपोर्टेंट लिख दियो, आ जाए ज्यादातर। ऐसा है क्या होता है जब हाँ ब्रैकेट में जो लिखा वो लिखो, हाँ। फिर उसके बाद में कारण मतलब लिखो। हाँ कारण के मैंने लिखा था। हाँ बिल्कुल आता है, एक ये कारण जो होते हैं ना, जो कारण दिए होते हैं, कारण तो आते हैं जरूर, क्योंकि कारण चैप्टर जो हमने तो पढ़ा है ना, तो कारण में वो आता है कि हमने उसमें सीखा कितना है। ये मैग्नीशियम के ऊपर भी आ गया। हाँ ठीक है, तो लिखेंगे इसमें क्या कारण है, लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा लोहा कॉपर में ऊपर स्थित है, लोहा कॉपर में ऊपर स्थित है, लोहा
कॉपर में ऊपर स्थित है। ऊपर स्थित है, अतः लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। अतः लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए लोहा कॉपर को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देता है। इसलिए लोहा कॉपर को उसके लवणीय विलयन में से विस्थापित कर देता है। ठीक है, क्या बना देता है? FeSO4 प्लस C, कॉपर को अलग कर देगा। समझ रहे हो? हाँ जी। ठीक है, इसे नीचे चलेंगे, उतारेंगे इसमें। बच्चों ये पता है क्या बताना चाह रहा है? जैसे ये लोहे की कील है, ठीक है, अब इस कील पर हमने क्या चढ़ा रखा था? कॉपर। तो जब हमने ये लवणीय उसमें विलयन में डाला तो क्या करेगा? इस कील पर लगा हुआ जो कॉपर है उसको मुक्त कर देगा। कर दिया, यानी कि अलग काट दिया। अब क्या होगा? लोहा जब लवणीय पानी उसमें विलयन में आ जाएगा तो उस पर जंग लग जाएगा। तो ये बताना चाह रहा है, ठीक है ना? तो इस कारण लगता है। अगर कॉपर मुक्त ना हो क्या जंग लगेगा? नहीं, फिर नहीं लगेगा। लिख लो अगर इसमें लिखना चाहते हो। इसलिए कॉपर के मुक्त हो जाने के कारण, इसलिए कॉपर के मुक्त हो जाने के कारण लोहे की कील पर जंग लग जाता है। हेडिंग डालेंगे अब, खनिज। खनिज में लिखेंगे प्रकृति में धातु तथा उसके यौगिक। खनिज में लिखेंगे प्रकृति में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। ठीक है, ध्यान देंगे मेरे बात। देखिए, खनिज यानी कि ये कह रहा है कि खनिज क्या होते हैं? खनिज जो प्रकृति में जो भी धातु जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि मिट्टी में खनिज तत्वों की कमी है ना? हाँ जी। यानी कि उस मिट्टी के अंदर धातुओं की कमी है ना? हाँ जी। क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर, प्रकृति के अंदर कोई भी धातु जिस रूप में पाई जाएगी उसको खनिज बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये वे है। चलिए आगे लिखेंगे एस। नंबर 2 है एस। लिखेंगे उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को, उस खनिज को जिसमें से कोई धातु को सरलता पूर्वक। बच्चों खनिज जैसे कि एक बहुत मैं तुम्हें बता दूं, खनिज की जैसे बात कह रहा है ये, लिख लिया? अभी क्या लिखा आपने? उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलता पूर्वक। हाँ, खनिज यानी कि उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलता पूर्वक। मान लीजिए हमने मिट्टी का ढेर लगा दिया, ठीक है? अब हम उस मिट्टी के ढेर को क्या कहेंगे? मिट्टी का ढेर या खनिज? हम उसे खनिज कहेंगे क्योंकि उसमें क्या है? धातु है अपने अपने रूप में। हाँ ना? बताइए। हाँ जी। और वो हमें प्रकृति से तो मिली है मिट्टी। तो ये यही कहना चाह रहा है
कि जो खनिज है, जो मिट्टी है, उसके अंदर जो धातु है, जो वे अपने अपने रूप में धातु होती है, धातु है, उसको हम खनिज बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलता पूर्वक तथा कम खर्च में अलग किया जाता है, उस धातु का एक्स कहते हैं। सरलता पूर्वक। अब एक बार बताओ बच्चों, जो मिट्टी हमारे क्षेत्र में पाई जाती है, इसके अंदर भी सभी प्रकार के तत्व होंगे, कुछ कम मात्रा में होंगे, कुछ अधिक मात्रा में होंगे। पर क्या तुमने यहाँ देखा है कि यहाँ से लोहा निकल रहा है मिट्टी में? हमारी मिट्टी में से निकलता थोड़ी है, तांबा नहीं निकलता, सोना चांदी नहीं निकल रहा, पर है तो सब मिट्टी में। ये जितने भी तत्व होते हैं, तत्व खनिज तत्व बोलते हैं जिसको हम, यानी कि धातु, ये सब कहाँ है? मिट्टी के अंदर है। पर ये कहाँ खुदती हैं? जहां इनकी मिट्टी में मात्रा अधिक हो। कहां पर? जहां इनकी मिट्टी में मात्रा अधिक हो। अब आप एक बार बताइए, अगर हमारे यहाँ पे मान लीजिए तांबा निकालने लग जाए मिट्टी में से, तो तांबा निकलेगा तो कम, खर्च बहुत ज्यादा आ जाएगा, कितनी मिट्टी छाननी पड़ेगी, समझते हो? तो ये कहना चाह रहा है। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें मिट्टी में जैसे 30% है, कहीं पर बहुत अधिक तांबा है, तो वहां पर उनकी खदान बन जाती है मिट्टियों की। वहां पे उसको छानते हैं, पानी में धोते हैं, कई बार उसको पानी में साफ किया जाता है मिट्टी को, फिर जो छोटे छोटे कण है उन्हें अलग किया जाता है, तब जाकर तांबा या कोई भी धातु ऐसे बनाई जाती है मिट्टी में से। समझ रहे हो? चलिए, और एक बात बोले कि सबसे पहले जो धातु का निर्माण, जो धातु का पता लगाया था, वो धातु थी तांबा, धातुओं के अंदर। समझ रहे हो? तो दुनिया में सबसे पहले कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तांबा। उसके बाद लोहा, जस्ता। इसका एक उदाहरण लिखेंगे। कॉपर को, Cu को कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट यानी कि CuFeS, कॉपर पाइराइट से एल्यूमिनियम को बॉक्साइट प्राप्त करते हैं। अतः कॉपर पाइराइट कॉपर का तथा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्या है? अयस्क है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, जो सभी अयस्क हैं वे खनिज होते हैं? बताओ, होंगे? क्योंकि खनिज का ढेरी तो कहा जाता है ना? पर सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। समझ रहे हो? ठीक है, नोट करके लिख सकते हो, वो विकल्प में आ जाते हैं। लिख सकते हो, लिखना चाहो। एक शब्द बच्चों, गेंद, क्या होता है?
इसके बारे में लिखिए। गैंग, गैंग है ना, है ना, लिखिए गैंग के बारे में। गैंग, गैंग है क्या, क्या हो गया? ये पर ही पहले क्या आया था? हमारी क्लास में आए थे सब, स्कूल में। गैंग, गैंग, गैंग बदमाशों वाला गैंग, गैंग। चलिए, गैंग क्या है? पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं। भाई किसी अयस्क में रेत मिलेगा? किसी ऐसे में हाँ, रेत पाया जाएगा, मिट्टी पाई जाएगी। हाँ, मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है और हम कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे क्या है, यह मिट्टी का क्षेत्र है, और हम कह रहे हैं यहाँ अयस्क पाए जाते हैं, अयस्क। तो क्या ये मिट्टी ना होगी? इसमें मिट्टी में ही तो होंगे वे जो धातुएं होंगी, हैं? मिट्टी रेत में ही तो होगी, तो इसमें रेत और मिट्टी और कई अशुद्धियां पाई जाती हैं। लिख लिया? हाँ जी। जिन्हें गैंग कहते हैं। ठीक है, अब है एक भर्जन। भर्जन क्या है? सल्फर अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है। सल्फर कहाँ में बदल जाएगा? ऑक्साइड में। कब? जब वायु की उपस्थिति में हम उसे अधिक गर्म करते हैं, ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम भर्जन कहते हैं। इसके रासायनिक समीकरण बनाओगे? बनेगा 2ZnS प्लस 3O2, 2ZnS प्लस 3O2। बताइए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं। तो क्या बनेगा? 2ZN2 प्लस SO2 3SO2 है भैया, 2SO2 क्या हो जाएगा? ZNO और फिर 2SO2 हो जाएगा। ठीक है ना? ये O3 ना यहाँ पर, ठीक है। अब लिखेंगे एक आगे, निस्तापन। निस्तापन निस्तापन क्या है भाई? निस्तापन गैंग का पता लगा? गैंग क्या होता है? अयस्क में जो मिट्टी या रेत के और जो अन्य अशुद्धियां पाई जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। और भर्जन क्या है? कॉपर को वायु की उपस्थिति में जब अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वो क्या क्या उत्पन्न क्या अलग करता है? ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इसको हम, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? भर्जन बोलते हैं। हमने अयस्क के बारे में जाना, क्या होते हैं? अयस्क, हाँ,
प्रकृति के अंदर जो भी धातु जिस अवस्था में पाई जाती है, जो कोई धातु, वो तो खनिज होगा। सॉरी खनिज, और जो जिसमें से मतलब खनिज में से धातु हाँ, प्राप्त होते हैं, धातु प्राप्त होती है, एक्स बोलते हैं। और खनिज होता है हमारा प्रकृति के अंदर कोई भी धातु जिस अवस्था में पाई जाती है उसको खनिज बोलते हैं। ठीक है, अब है हमारा निस्तापन, लिखेंगे कार्बोनेट एक्स को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से, वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है, यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। इसकी रासायनिक समीकरण बना लेंगे। ZNO है ना प्लस CO3 क्या बन जाएगा बताओ? ZNO प्लस CO3 का, हाँ, ZNO प्लस ZNO मुक्त क्या कर रहा है वो? ऑक्साइड, हाँ, तो CO2 हो जाएगा, है ना? हाँ जी, क्या हो जाएगा? CO2। आगे है अपचयन। क्या है? अपचयन, अपचयन। अपचयन, गुड। अपचयन में लिखेंगे धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है, जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। किससे की जा सकती है धातु प्राप्त? धातु ऑक्साइड जैसे कार्बन जैसे अपचयक, हाँ। कार्बन जैसे अपचयक से क्या कर सकते हैं हम? धातु प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो मान लो हमारे पास कोई धातु है, हमारे पास धातु है ZNO, क्या है? Z और प्लस। अब हम इसके साथ क्या कह रहे हैं? कॉपर के साथ क्या प्राप्त कर सकते हैं बताइए? Zn प्लस CO, Zn प्लस CO, यानी कि धातु ऑक्साइड से हम कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर, हाँ, मुझे ये से पहले वाले समीकरण समझा दो। क्या बताओ? भैया इधर मतलब ऊपर जो ऊपर है ना समीकरण वो थी ऐसे ZNO प्लस CO3, अच्छा, अब इधर आके ZNO प्लस CO2 होगी, और उधर भी होता तो इधर एक O है, तो तीसरा वो कहाँ गया ना? फिर इधर एक सेकंड ये Zn है, Zn प्लस CO3, ठीक है ना? हाँ, Zn CO3 की, ठीक है। अब चैन का है भी समझ में? हाँ जी, धातुओं का, अगली स्केच में हाँ अगली स्केच है धातुओं का
परिष्करण। चलो सही। देखेंगे धातुओं से अपघटन या अपद्रव्य या अपद्रव, धातु से अपद्रव हटाने के लिए देखिए ऐसा हो जाता है। मान लीजिए हमने तो शब्द पढ़ रखा कोई और, समझ रहे नहीं, और पेपर में वो दूसरा शब्द दे दे उसका ही, तो हम फिर पूरा जो है ना पर्सन ही वो ही भूल जाएंगे हम। ना समझ रहे हो मेरी बात भाई? मान लो हमने तो किसी और शब्द से पर्सन को याद कर लिया था किसी और नाम से, और नाम चेंज होकर गया। आपने देखा भी होगा मॉडल के ऊपर कभी मतलब बहुत कई पर्सन ऐसे हैं जिसका आंसर एक ही है पर पर्सन अलग अलग तरीके से कई बार पूछ रखा है वो। और तुम एक चीज और देखना, उन पर्सनों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि पिछला पर्सन उसके जैसा सेम सा लगे, यानी कि शब्द भी अलग ही है बिल्कुल, है कि नहीं है? तो हमें शब्दों का ज्ञान होना इसलिए जरूरी है, हमें शब्दों का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हमें शब्दों का ज्ञान होगा, शब्दों के अर्थ का पता होगा, तो हम उसका आंसर दे पाएंगे। और मान लो हमें शब्द का ना पता ना उसके अर्थ का पता है, तो फिर हम आंसर नहीं दे सकते। जो हमें पता भी है ना, और वो मान लीजिए कुछ और शब्द कोई और शब्द आ गया उसका जिसका अर्थ सेम ही है, तो हम आंसर नहीं दे सकते फिर उसका। ना समझ रहे हो? समझ गए। ठीक है, आपने क्या लिखा? धातु से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। विद्युत अपघटनी परिष्करण है, ठीक है। बना लिया तुमने? बनाओ नहीं सर चित्र को। देखिए धातुओं से क्या है ना, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो धातु है कॉपर की, ठीक है। हमने इसमें एक कैथोड एक एनोड यानी कि प्लस और माइनस दोनों धातुओं में करंट प्रवाहित किया। तो ये जो टैंक है हमारा, इस टैंक में हमने विलयन अम्लीय विलयन घोल के रखा है। जब भी हमने इसमें दोनों छड़ को डुबाया तो इनमें से क्या हुआ, जो अपद्रव्य था या अपद्रव था वो एक साइड हट गया, ठीक है। तो हम अपद्रव हटाने के लिए क्या करते हैं, अपद्रव्य हटाने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं धातु से। समझ रहे हो? हाँ। अब जो कैथोड है हमारा, ये क्या है, ये एक शुद्ध तांबा होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, अशुद्ध तांबा होगा, ठीक है। एनोड पर अशुद्ध तांबा रहता है और कैथोड पर शुद्ध तांबा रहता है। इसमें देखेंगे विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। ठीक है, देखेंगे फिर आगे की लाइन में।
उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से, शुद्ध कॉपर। हाँ, विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, या धातु हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है। ठीक है, हाँ जी भैया। लास्ट लाइन लिखेंगे इसमें। अविलीय, हाँ नहीं इसमें लिखेंगे अविलीय अशुद्धियाएं जो मिल न सकती, अशुद्धियाएं एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, इसे एनोड पंख कहते हैं। एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? एनोड पंख कहते हैं। एनोड पंख क्या है? एनोड पंख क्या है बताइए जरा। अविलीय अशुद्धियां एनोड नली पर निक्षेपित हो जाती हैं, ऐसा एनोड पंख। क्या है एनोड पंख? अविलीय अशुद्धियाएं हाँ, एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, हाँ। उसे एनोड पंख कहते हैं। जो अशुद्धि, एनोड पंख क्या है? जो अविलीय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित मतलब इकट्ठे हो जाती हैं, वे अशुद्धियाएं जो विलयन में नहीं घुल पाती, नहीं मिल पाती, वे क्या हो जाती हैं? एनोड पंख पर, एनोड के नीचे, एनोड छड़ जो है ये धातु इसके नीचे इकट्ठा हो जाती हैं, और जो इकट्ठा होकर ये क्या बनाती हैं? एनोड पंख बनाती हैं। जैसे कोई नदी जब बह के चलती है और वो रास्तों में रेत छोड़ देती है किसी स्थान पर, तो उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा, डेल्टा। उसे डेल्टा बोलते हैं।